हेलो नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने न्यूक्लियस स्टार्ट किया था। न्यूक्लियस में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स आपसे डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। लास्ट जो हमारा पॉइंट था लास्ट वीडियो लेक्चर का वो ये था कि सेल के स्टेजेस के बिहाफ पर न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं। एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर्स, ठीक है, वो जो है सेल के स्टेजेस के बिहाफ पर चेंज होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर एक्चुअली में होता है क्या है, क्रोमेटिन्स होता है। और क्रोमेटिन जो है सेल के इंटरफेज स्टेज में, सेल का ये इंटरफेज स्टेज है और इंटरफेज स्टेज में उस न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर को आप क्रोमेटिन्स नेम से मेंशन करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं कि सेल के जो हैं जो स्टेजेस होते हैं वो दो मेन स्टेज होते हैं। फर्स्ट जो स्टेज होता है वो होता है इंटरफेज, ठीक है। सेकेंड जो स्टेज है वो क्या है, एम फेज, ठीक है। ये दो फेजेस हैं सेल के। क्रोमेटिन्स जो टर्म है वो यूज करते हैं इंटरफेज में, ठीक है। और यही क्रोमेटिन्स जो है एम फेज में क्रोमोसोम्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो क्रोमेटिन्स है वो चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद उस क्रोमेटिन्स का नेम जो है क्रोमोसोम्स हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन्स और क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट कंपोजिशन वाइज सेम चीज है, बट इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो है स्टेज के बिहाफ पर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है आप देखो यहाँ पे, क्रोमेटिन्स जो है एक लॉन्ग एक्सटेंडेड लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेयर एज क्रोमोसोम्स जो है वो थिक कॉम्पैक्ट शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है दोनों एक ही चीजें हैं, बट जो नेम है वो पर्टिकुलर स्टेज में यूज करते हैं। क्रोमेटिन्स यूज करेंगे आप इंटरफेज में और क्रोमोसोम्स यूज करेंगे एम फेज में। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्रोमेटिन्स को डिस्कस करते हैं। क्रोमेटिन्स एक्चुअली में आपको कैसे दिख सकता है, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में कैसे दिखेगा आपको क्रोमेटिन्स, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब यूज करेंगे तो आपको दिखेगा एक स्ट्रिंग दिखेगी आपको, ठीक है। ये देखिए डायग्राम बना रखा है मैंने, ये एक स्ट्रिंग है पूरी और स्ट्रिंग्स पे ये क्या है, ये बीड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, बीड्स हैं। तो कुछ इस तरीके से क्रोमेटिन्स आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से दिखेगा, ठीक है। और ये जो क्रोमेटिन है ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा, थ्रेड लाइक होगा, ठीक है। इसमें कॉम्पैक्टनेस नहीं होगी, इसमें कॉम्पैक्टनेस नहीं होगी। और अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपको बता दूं कि क्रोमेटिन्स में जो है फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है लीनियर डीएनए, सेकेंड कंपोनेंट है हिस्टोन प्रोटीन, देन लिटिल अमाउंट्स में आपको आरएनए मिलने वाला है यहाँ पे। अब आते हैं हम डीएनए की तरफ। डीएनए में आपको बता दूं कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। आपको पता है कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स का जो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। मोस्टली का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। कुछ वायरसेस हैं, सर्टन वायरसेस हैं जहां पे आपको आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा, बट मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ये लाइन आपको ध्यान से लर्न करना होगा, ये लाइन आपको 12th में भी मिलने वाला है। देन आते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स पे। हिस्टोन प्रोटीन्स एक्चुअली में क्या है, बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। मैं केमिस्ट्री के बिहाफ पर बेसिक बोल रहा हूँ, आपने केमिस्ट्री में एसिडिक और बेसिक पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, बेसिक प्रोटीन्स है। और बेसिक जो प्रोटीन्स हैं वो उनके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। और बेसिक अमीनो एसिड्स में मेनली जो है वो क्या होता है, आर्जिनिन एंड लाइसिन होते हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड, ये आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। आर्जिनिन और लाइसिन क्या है, बेसिक अमीनो एसिड, और यही जो है हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाएंगे, यही हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाने वाले हैं, ठीक है। और लिटिल अमाउंट्स में क्या होगा, आरएनए होगा। इसको एज इट इज आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपका क्रोमेटिन है ये इंटरफेज स्टेज में आपको मेंशन करना है और क्रोमोसोम जो है आपको एम फेज में मेंशन करना है, ठीक है। एम फेज में जो क्रोमोसोम है इसका डिटेल मैं करूंगा, बट उसके पहले एक पॉइंट बता दूं आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का लाइन है ये। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अप्रॉक्स 2 मीटर
अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग जो है डीएनए जो है वो 46 क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगे ह्यूमन के केस में, ठीक है। एक्चुअली मैं एनसीईआरटी में ऐसे कुछ इस तरीके से मेंशन किया हुआ है कि जो ह्यूमन सेल्स है, कोई एक सिंगल ह्यूमन सेल्स आप ले लीजिए और सिंगल ह्यूमन सेल्स में आपको 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे और 46 क्रोमोसोम में जो टोटल डीएनए की लेंथ होगी वो अप्रॉक्स 2 मीटर होगी। जो टोटल डीएनए की लेंथ होगी वो अप्रॉक्स जो है 2 मीटर होगी, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट बात करें तो 2.2 मीटर्स लॉन्ग होगा डीएनए, ठीक है। और एक और पॉइंट है वो ये है कि 2.2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए होगा इसमें जो है बेस पेयर्स जो हैं, बेस पेयर्स 6.6 इंटू 10 पे पावर 9 होंगे बेस पेयर्स। ये आपको लर्न करना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो डीएनए की लेंथ मैंने बताई, इस डीएनए के लेंथ में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो 6.6 इंटू 10 पे पावर 9 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। बेस पेयर्स क्या है आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपका बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वहां पे मैं डीएनए आपको बताऊंगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये जानना है कि जो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है ये 46 क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है और ये 46 क्रोमोसोम्स कहाँ है, एक टिपिकल ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्रोमेटिन्स का सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम क्रोमोसोम्स की तरफ। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्रोमोसोम्स, बट क्रोमोसोम को स्टार्ट करने से पहले मैं क्रोमेटिन से रिलेटेड एक पॉइंट को मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। मैंने वो पॉइंट आपको लास्ट वीडियो सेशन में बताया था। वो पॉइंट एक्चुअली में क्या है, क्रोमेटिन्स के बारे में मैंने बताया था कि क्रोमेटिन्स के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन्स के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है हेट्रोक्रोमेटिन्स। फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन, और सेकेंड जो है वो क्या है, यूक्रोमेटिन्स। ये ध्यान से आपको समझना होगा, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। हेट्रोक्रोमेटिन्स जो है ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं। ये लर्न करना है, ठीक है। एक्टिव और इनएक्टिव किसके बेसिस पे होंगे, ये ट्रांसक्रिप्शनली बेसिस पे होंगे ये, ठीक है। दैट मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस पे ये इनएक्टिव होगा और ये एक्टिव होगा, ठीक है। आप मेटाबॉलिकली भी एक्टिव और इनएक्टिव मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन है आपके क्लास 12th में वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शनली जो है हेट्रोक्रोमेटिन्स इनएक्टिव होते हैं एंड यूक्रोमेटिन्स जो है ट्रांसक्रिप्शनली जो है एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये समझिएगा इसको, एक्टिव का और इनएक्टिव का मतलब यहाँ पे है प्रोटीन फॉर्मेशन से, ठीक है। अगर वो यूक्रोमेटिन्स का पार्ट होगा तो वो प्रोटीन बनाएगा और हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट होगा तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर समझना है तो ये लाइन आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ये जो पार्ट होगा क्रोमेटिन्स का ये प्रोटीन बनाएगा और ये पार्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझने के बाद अब स्टार्ट करते हैं हम क्रोमोसोम्स को, ठीक है। क्रोमोसोम्स में मैंने बहुत सारे जो है लेबलिंग कर रखे हैं और आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है एक आपको एक ब्लू कलर का यहाँ पे बाउंड्री दिख रही है, एक लेयर दिख रही है, वो एक्चुअली में क्या होती हैं, पेलिकल्स होती हैं। क्या होती हैं वो, पेलिकल होती हैं। और पेलिकल्स के अंदर जो इन्वायरमेंट है, एक फ्लूइड जैसा इन्वायरमेंट, वो है क्या, मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो पेलिकल और मैट्रिक्स टर्म है ये कुछ साइंटिस्ट ने मेंशन किया है। वैसे मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पेलिकल्स और मैट्रिक्स नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। पेलिकल्स और मैट्रिक्स नहीं दिखने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट बता दूं कि जब भी आप क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे तो क्रोमोसोम्स के अंदर, सिंगल क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगे, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि जब आप क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 2 क्रोमेटिड्स होंगे, हैव 2 क्रोमेटिड्स। इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्रोमेटिड्स मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किया है। क्रोमेटिड्स को अगर समझना है आपको तो आप इसको ध्यान दो, आप इस टर्म को ध्यान दो। आप इस टर्म को क्या बोलते हैं, क्रोमेनिमेटा। ये क्या है, क्रोमेनिमेटा। क्रोमेनिमेटा एक्चुअली में क्या है, ये क्रोमेटिड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने जो रेड जो है क्वाइलिंग बना रखा है, लॉन्ग रेड क्वाइलिंग,
यहाँ पे 2 मैंने बनाया है, ठीक है। 2 जो क्वाइलिंग है वो एक्चुअली में क्या है, क्रोमेनिमेटा है, और क्रोमेनिमेटा ही एक्चुअली क्या है, क्रोमेटिड्स है। ये क्या है, क्रोमेटिड्स है। तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो क्रोमेटिड्स है वही क्रोमेनिमेटा है, ठीक है, और इनके नंबर क्या है, 2 हैं। एक चीज और बता दूं कि जो सामने आपके डायग्राम दिख रहा है ये क्रोमोसोम का मेटाफेज का डायग्राम है। जब आप सेल की स्टडी करते हैं तो सेल के एम फेज में, मैंने आपको बताया था कि सेल के फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, उसमें एम फेज होता है। एम फेज में फर्दर बहुत सारे फेजेस होते हैं। एक बार देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो एम फेज में पहले तो 2 फेज होंगे। पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, और देन होगा साइटोकाइनेसिस। ये 2 मेजर फेजेस हैं। कैरियोकाइनेसिस में आपका पहले होगा प्रोफेज, देन होगा मेटाफेज, ठीक है, देन होगा एनाफेज, और फिर होगा टीलोफेज, ठीक है। ये फेजेस हैं। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एम फेज में 2 मेजर फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फर्दर जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, मैंने बनाया है मेटाफेज स्टेज का। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेगा, ठीक है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेगा, ठीक है। और इसमें आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे अदर भी पार्ट है। लाइक आप देखिए यहाँ पे टीलोमेयर एक पार्ट है, ये भी एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। और टीलोमेयर्स की स्पेशलिटी है कि इस रीजन में, इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको जो है कंजर्व सीक्वेंस मिलेंगे, ठीक है। कंजर्व सीक्वेंस का मतलब वो जो पार्ट होगा वो हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट होगा, और हेट्रोक्रोमेटिन मैंने अभी जस्ट बताया कि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। वहां पे जो डीएनए के सीक्वेंसेस होंगे वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होंगे। ये रिपीटेटिव टर्म आपको अभी लर्न करना होगा, आगे के क्लासेस में बताऊंगा। रिपीटेटिव डीएनए एक्चुअली क्या होते हैं, कंजर्व सीक्वेंस होते हैं, और ये नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे। अभी सिंपल टर्म्स में आपको यही सिंपली समझना है कि जब आपको हेट्रोक्रोमेटिन्स बताया जाए तो हेट्रोक्रोमेटिन्स का मतलब कि उस हेट्रोक्रोमेटिन्स वाले पार्ट में जो डीएनए होंगे वो रिपीटेटिव डीएनए हैं, और रिपीटेटिव डीएनए कंजर्व डीएनए होते हैं, और ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। जहां जहां पे मैंने हेट्रोक्रोमेटिन्स वर्ड यूज किया है या रिपीटेटिव वर्ड यूज किया है, उसका मीनिंग यही है कि वो पार्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट है, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो मैंने ये टर्म डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन कर दिया आपको। इसका रिलेशन मैंने आप बताया क्रोमेटिड्स से, ठीक है। क्रोमेनिमेटा 2 है, तो इसका मतलब है कि क्रोमेटिड्स भी कितने होंगे, एक क्रोमोसोम्स में नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स 2 होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्रोमोमेयर्स। क्रोमोमेयर्स जो है एक लोकल क्वाइलिंग होता है, ठीक है। आपको बता दूं कि लोकल क्वाइलिंग का यहाँ पे मतलब ये निकालना है कि ये भी एक छोटा सा पार्ट होता है, एक एरिया होता है जो क्या होता है, थोड़ा कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने की वजह से जो है उसका इफेक्ट जो है जीन एक्सप्रेशन पे पड़ता है। दैट मीन्स कि प्रोटीन के सिंथेसिस पे होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रोमोमेयर्स जो है वो क्या है, एक लोकल क्वाइलिंग है, ठीक है, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो बीड आप बोल सकते हैं, आप ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो पार्ट का रिलेशन किससे है, जीन एक्सप्रेशन से है, ठीक है। अगर ये पार्ट ज्यादा होगा तो जीन एक्सप्रेशन पे इफेक्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान देना होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन में मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। आप देख रहे हो यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन फर्स्ट है, ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन सेकेंड है। सेकेंड को पहले हम फिनिश कर लेते हैं। सेकेंड का जो पहला पॉइंट है कि ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, ये सेकेंड वाला एक्चुअली में ये कांस्टेंट होगा। जिस भी क्रोमोसोम में होगा वो कांस्टेंट उसकी लोकेशन होगी, उसका पोजीशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर
क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जब भी ये कांस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, तो इसका एडवांटेज क्या मिलने वाला है, जब भी आप क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे, जब भी आप क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे तो क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हेल्प करेगा। क्यों, वाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी पोजीशन कांस्टेंट है, इसका लोकेशन कांस्टेंट है पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स में। लाइक अगर आप कंसीडर करते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 सपोज दैट, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 16 पे इसकी पोजीशन कांस्टेंट होगी, ठीक है। और वो जो पोजीशन होगी वो आइडेंटिफिकेशन का एक क्राइटेरिया हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन का एक क्राइटेरिया हो जाएगा। उस क्राइटेरिया को आप फर्दर जब भी किसी अदर ऑर्गेनिजम्स को लाइक मतलब कि जब अदर किसी इंडिविजुअल्स को आप स्टडी करेंगे तो उसी क्राइटेरिया पे आप स्टडी करेंगे और कंपेयर कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। और उसी पे आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। अगर डिफरेंट होगा ऑर्गेनिजम्स तो डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। अगर सेम ऑर्गेनिजम्स होगा तो आपका ये जो पोजीशन होगा वो कांस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में। अब हम चलते हैं, ये नोट करते रहना आप, मैंने ये सब कुछ मेंशन कर रखा है, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट को ज़्यादा फोकस करना क्योंकि ज़्यादातर डिस्कशन इसी पे मिलेगा आपको। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट का सेकेंड नेम जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्योंकि ये न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके कंपोनेंट्स को बना रहा है। थोड़ा और डिटेल करते हैं हम। जब भी आप इस पार्ट को स्टडी करेंगे, क्रोमोसोम्स के सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट जब स्टडी करेंगे तो यहाँ पे जो भी डीएनए होगा, यहाँ पे जो भी डीएनए होगा वो जो है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करेगा। ध्यान देना आप, यहाँ पे इस पार्ट में कुछ डीएनए है या आप उसको जीन भी बोल सकते हैं। वो जो जीन है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में, राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस में। थोड़ा आप यहाँ पे इसका डिटेल देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जीन, ठीक है। जीन ये कहाँ पे है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट वाले एरिया में, ठीक है। तो आप मैंने यहाँ पे लिखा है जीन, ठीक है। और जीन आपको बता दूं क्या है, ये जीन एक डीएनए का फ्रेगमेंट है। ये क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट है। और ये जो जीन है ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्राइब होगा। क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा। ट्रांसक्राइब होगा ये, ठीक है। और ट्रांसक्राइब होने के बाद ये क्या बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आरएनए है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि राइबोसोमल आरएनए एंड प्लस, यहाँ पे प्लस मैं मेंशन कर रहा हूँ, प्लस प्रोटीन, सम प्रोटीन्स, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, ये दोनों जब इन बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे से एसोसिएट करेंगे तो क्या बनाएंगे, राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइबोसोमल सब यूनिट्स, ठीक है। और राइबोसोमल सब यूनिट से क्या बनेगा, आपका राइबोसोम बनेगा। क्या बनेगा, राइबोसोम्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट पे जीन है, डीएनए है, जो क्या बनाएंगे, जो ट्रांसक्राइब होके राइबोसोमल आरएनए बनाएंगे। और राइबोसोमल आरएनए प्लस कुछ प्रोटीन्स एसोसिएट होंगे और क्या बनाएंगे, राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइबोसोमल सब यूनिट्स। और आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर जब मैंने राइबोसोम्स को बताया था, राइबोसोम टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि राइबोसोम्स के दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉल और एक होता है लार्ज। स्मॉल सब यूनिट्स एंड लार्ज सब यूनिट्स दोनों जो है एसोसिएट होके क्या बनाएंगे, राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि राइबोसोम्स जो है एक्चुअली में ये कहाँ पे इसकी फॉर्म होता है, ये साइटोसॉल में होता है। सेल में साइटोसॉल एरिया में राइबोसोम बनेगा। बट ये जो है, आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स एक्चुअली में
यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे इस न्यूक्लियोलस वाले एरिया में, न्यूक्लियोलस वाले एरिया में ये जो न्यूक्लियोलस है यहीं पे ये राइबोसोमल सब यूनिट्स फॉर्म होता है। और देन ये न्यूक्लियर पोर, आपको लास्ट मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा तो मैंने न्यूक्लियर पोर का फंक्शन बताया था कि न्यूक्लियर पोर जो है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, या अदर जो आरएनए हैं प्लस प्रोटीन देन राइबोसोमल सब यूनिट्स को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ये बताया था मैंने। तो वही ये राइबोसोमल सब यूनिट है जो न्यूक्लियोलस में मैंने अभी जस्ट बताया कि इसकी सिंथेसिस यहाँ पे होती है। ये जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है न्यूक्लियस से निकल के और साइटोप्लाज्म में जाएगा। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ध्यान से आप। सपोज दैट ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसाइज हुआ और ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स से ये बाहर आ जाएंगे और बाहर आके क्या करेंगे, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको ये समझना है कि जो आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट है उसका सेकेंड नेम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, और इस रीजन में, इस पार्ट में जो डीएनए है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है और राइबोसोमल आरएनए इज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। बस यही समझना है आपको। और आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई डीएनए ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है, ट्रांसलेट होगा, ठीक है, तो उस वाले पार्ट को आप बोलेंगे कि वो पार्ट जो है यूक्रोमेटिन पार्ट है। वो कैसा पार्ट है, यूक्रोमेटिन। तो आप इसको बता सकते हैं कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो पार्ट है वो यूक्रोमेटिन पार्ट है, बिकॉज ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या है, एक्टिव है, और एक्टिव है तभी ये राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, देन वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट के बारे में। अब आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट जो है आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में आपको बता दूं कि ये क्या है, यही सेंट्रोमियर है। इसका सेकंड जो नेम है वो क्या है, सेंट्रोमियर है। क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है। और सेंट्रोमियर जो है इसकी पोजीशन वेरिएबल होती है। कभी कभी सेंट्रोमियर जो है शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, कभी कभी ये मिडिल में होता है, ठीक है। इसके डिफरेंट जो है पोजीशंस होते हैं और सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज होने से क्रोमोसोम्स का नेम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रोमियर की अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो क्रोमोसोम्स के टाइप्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, नेम चेंज हो जाएगा। जब आप क्लासिफाई करेंगे तो क्रोमोसोम्स का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट आप देख रहे हैं कि ये जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट के बियॉन्ड है, ठीक है, एंड पे है, और ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका एक दूसरा जो नेम है वो क्या है, ट्राबेंट। ट्राबेंट के नेम से इसको जानते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट वाले पार्ट में भी आपका जो डीएनए है वो कैसा डीएनए है, वहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए है। और रिपीटेटिव डीएनए आपको मैंने बताया था कि ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एरिया को आप बता सकते हैं कि ये एरिया जो है हेट्रोक्रोमेटिन वाला एरिया है। और हेट्रोक्रोमेटिन्स में हमेशा क्या होते हैं, रिपीटेटिव डीएनए होते हैं। रिपीटेटिव डीएनए मीन्स कंजर्व डीएनए, ठीक है। और कंजर्व डीएनए ये मेटाबॉलिकली जो है या ट्रांसक्रिप्शनली जो है ये इनएक्टिव होंगे। हेट्रोक्रोमेटिन्स में मैंने बार बार बोला है कि ये क्या होंगे, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जिस भी क्रोमोसोम्स में ये सैटेलाइट पार्ट होगा, मतलब सैटेलाइट बियरिंग क्रोमोसोम्स, सैटेलाइट बियरिंग क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सैट क्रोमोसोम्स। मतलब जिसमें ये सैटेलाइट पार्ट प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को आप क्या बोलेंगे, सैट क्रोमोसोम्स बोलेंगे। और सैट में जो सैट है SAT, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, साइनी एसिड थाइमोन्यूक्लिको, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और आपको बता दूं कि इस सैटेलाइट वाले पार्ट में, ठीक है, इस सैटेलाइट वाले पार्ट में थाइमिन जो है, थाइमिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। और ये जो थाइमिन है ये क्या होता है, एब्सेंट होगा। ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। दैट मीन्स कि सैटेलाइट पार्ट में आपको जो है वो गुआनिन और साइटोसिन वाले आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे। और जब भी GC ज़्यादा मिलेगा तो वो जो पार्ट होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो किसी वर्क में
पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वर्क मीन्स कि वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे के लेक्चर्स में जब आपको डीएनए बताऊंगा, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के अंदर जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं जहाँ पे भी कम होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे भी कम होंगे वहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड्स इजीली सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने से क्या होता है कि वो ट्रांसक्राइब हो सकता है इजीली, ठीक है। अगर सेपरेट नहीं होंगे तो वो ट्रांसक्राइब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट पार्ट में क्या है, जीसी वाले नाइट्रोजनस बेस है, दैट मीन्स कि गुआनिन और साइटोसिन वाले नाइट्रोजनस बेस है, और जब भी ये नाइट्रोजनस बेस होंगे तो ये पार्ट ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, और ज़्यादा स्टेबलाइज पार्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करेगा। अभी सिंपली ये समझिए, और इस लाइन को ध्यान दीजिए, इस लाइन को आप कोरिलेट करेंगे जब मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा, ठीक है। डीएनए जब पढ़ा दूंगा तो इसको आप कोरिलेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा, और इसको यहीं पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। और जब मैं आपको डीएनए का सारा डिस्कशन कर लूँगा तब आप उसको कोरिलेट करिए कि सर ने क्यों थाइमिन यहाँ पे बताया और देन गुआनिन साइटोसिन क्यों बताया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो क्रोमोसोम है ये कब आप वर्ड यूज़ करते हैं, जब सेल का जो है एम फेज होता है। एम फेज मीन्स माइटोसिस फेज और मियोसिस फेज, ठीक है। ये जब फेज होगा तभी आप क्रोमोसोम टर्म यूज़ करेंगे। और क्रोमोसोम्स क्या है, एक थिक शॉर्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और इसके कॉम्पैक्ट और शॉर्ट थिक होने का एडवांटेज ये है कि सेल डिवीज़न, दैट मीन्स कि माइटोसिस और मियोसिस में ये इजीली मूव करेंगे, और ये सारे इनके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्रोमोसोम डिफाइन कर दिया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की। टाइप ऑफ क्रोमोसोम में आपको बता दूं कि सेंट्रोमियर की पोजीशंस पे हम क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई करेंगे, उनके टाइप्स बताएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बाद आते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पे। टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम का जो बेसिस है वो है सेंट्रोमियर की पोजीशन। सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज करेंगे तो क्रोमोसोम्स की टाइप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप मैंने मेंशन किए हैं। देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, मेटासेंट्रिक, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड आपका क्या है, एक्रोसेंट्रिक, फोर्थ है टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है। फर्स्ट जो है आपका है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में देखिए आपका जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन जो है मिडिल में है। ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर जो है इसकी पोजीशन जो है वो बीच में है, क्योंकि इसके जो आर्म होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रोमियर्स के ऊपर और नीचे जो है वो जो क्रोमेटिड्स के पार्ट हैं उसको आप आर्म बोल सकते हैं। ये जो आर्म है दोनों क्या इक्वल साइज के हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रोमियर की पोजीशन मिडिल में है, ठीक है। और जब भी ऐसा क्रोमोसोम्स आपको दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। देन आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड हमारा है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या है, मिडिल पोजीशन से थोड़ा स्लाइटली जो है चेंज है उसकी पोजीशन। आप देखो यहाँ पे ये जो आर्म है थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आप देखिए थोड़ा ये आर्म बड़ा है एज कंपेयर टू दिस आर्म, ठीक है। इसका साइज ज़्यादा है और इसकी साइज छोटी है, ठीक है। बट थोड़ा है, थोड़ा चेंज है, स्लाइटली इसकी पोजीशन चेंज है। और ऐसे क्रोमोसोम्स को आप क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। देन आते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा और शिफ्ट कर गया है सेंट्रोमियर की पोजीशन, ठीक है। ये क्लोज टू द एंड आ गए हैं, क्लोज टू द एंड। सेंट्रोमियर्स इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट आर्म है, ठीक है। ध्यान देना, ये शॉर्ट आर्म है और ये आपका क्या है, लॉन्ग आर्म है। ये ऑलमोस्ट जो है एंड तक पहुंच गया है, ठीक है। तो ऐसा जब भी दिखेगा आपको तो ये क्या होगा, आपका एक्रोसेंट्रिक होगा। लास्ट जो है आपका है वो क्या है, टीलोसेंट्रिक है।
टीलोसेंट्रिक में क्या है कि जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पे है, मतलब एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका टीलोसेंट्रिक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और है क्रोमोसोम्स जो एसेंट्रिक है, ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आप जान लो तो अच्छा होगा। एसेंट्रिक में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रोमियर एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोमियर क्या है? एब्सेंट है। देखो यहाँ पे मैंने सेंट्रोमियर शो नहीं किया है, ठीक है। और ऐसा जो भी होगा क्रोमोसोम्स वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, ठीक है। एसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, जेनेटिकली इट इज इनएक्टिव, ठीक है। और देन आफ्टर ये लिथल भी होते हैं। टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के बाद आते हैं एक छोटा सा टॉपिक है काइनेटोकोर, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में और आपके स्टेटमेंट में मेंशन है, उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। काइनेटोकोर एक्चुअली एक टर्म है और इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये एक प्रोटीन का डिस्क है। ये क्या? प्रोटीन डिस्क है ये। और ये जो प्रोटीन डिस्क है इसकी पोजीशन कहाँ पे है? जब आप सेल डिवीजन की स्टडी करेंगे, सेल डिवीजन की स्टडी करेंगे तो सेंट्रोमियर्स के दोनों तरफ, ठीक है, प्रोटीन के डिस्क मिलेंगे आप, ठीक है। और इस प्रोटीन के डिस्क से क्या अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। एक बार रिपीट कर दूं मैं, काइनेटोकोर क्या है? एक प्रोटीन की डिस्क है, ठीक है। और ये जो डिस्क है सेंट्रोमियर्स के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे। और ये एक्चुअली में क्या करते हैं? ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन सेल के एम फेज में, सेल का एम फेज जो होता है, मैंने आज स्टार्टिंग में बताया, सेल का जो है एक एम फेज होता है। एम फेज में क्या होता है? सेल जो है सेल डिवाइड होते हैं। सेल क्या होते हैं? एक्चुअली में सेल डिवाइड होते हैं। और जब सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर्स जो है दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या होते हैं? आकर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ठीक है। जब आपका सेल डिवीजन टॉपिक स्टार्ट होगा तो ये और थोड़ा समझ में आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप ऑफ आर्म, ठीक है, टाइप ऑफ आर्म, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप ऑफ आर्म, ठीक है, इन क्रोमोसोम्स। ये भी देख लो आप। टाइप ऑफ आर्म में आपको बता दूं कि क्रोमोसोम्स का जब सेंट्रोमियर्स मिडिल से स्लाइटली अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ एक्रोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मैं बात कर रहा हूँ एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में। वहाँ पे आपको एक जो है आर्म शॉर्ट दिखेगा आपको, ठीक है, शॉर्ट आर्म दिखेगा, और दूसरा जो है लॉन्ग आर्म दिखेगा, ठीक है। ये दो आर्म दिखेंगे। शॉर्ट आर्म को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? पी आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी आर्म। और जो लॉन्ग आर्म होता है उसको बोलते हैं क्यू आर्म। ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, ये बस सिंपली आप नोट्स में इसको नोट कर लेना। पी आर्म शॉर्ट आर्म को बोलेंगे, क्यू आर्म लॉन्ग आर्म को बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट था। देन आफ्टर आपको बता दूं कि अभी जस्ट हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में एक पढ़ा था नेम, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि इसके सराउंडिंग जो है न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। इसके सराउंडिंग जो है न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बता दूं कि न्यूक्लियोलस जो होते हैं ये इंटरफेज में प्रॉपर दिखते हैं ये, ठीक है, इंटरफेज में दिखेंगे, ठीक है। और आप ऐसे बोल सकते हैं कि माइटोसिस के एंडिंग में ये फॉर्म होता है, ठीक है। और माइटोसिस का मतलब मैं एम फेज की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। अभी आपके सेल डिवीजन के क्लासेस नहीं हुए हैं, सो दैट आपको प्रॉब्लम होगी। जब भी मैं माइटोसिस बोलूं तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं एम फेज की, और एम फेज में माइटोसिस भी आ सकता है और मियोसिस भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, माइटोसिस और मियोसिस के एंडिंग में या तो फॉर्म होगा
न्यूक्लियोलस या तो स्टार्टिंग तक, टिल द स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग तक। जैसे कि अगर आप इंटरफेज को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आप इंटरफेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो इंटरफेज में ये फॉर्म होगा, ठीक है। और इंटरफेज के बाद जैसे ही एम फेज आएगा तो एम फेज में कुछ टाइम तक ये डिसअपीयर हो जाते हैं और एंड ऑफ द एम फेज क्या हो जाते हैं, अगेन ये रीअपीयर हो जाते हैं। यही आपको ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो आपका न्यूक्लियोलस है ये इंटरफेज में प्रॉपर डेवलप होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही एम फेज स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से ये डिसअपीयर होगा और फिर जब एंड होगा तो अगेन ये रीअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रीअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है आज का वो ये है कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये नॉन स्टेनिंग होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप स्टेन करेंगे तो ये कलर को रिटेन नहीं करेगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन है ये नॉन स्टेनिंग एरिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आज का टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ एक छोटा टॉपिक है, वो उसका जो वीडियो है वो शॉर्ट होगा, ठीक है। तो तब तक वेट करिए। ओके, थैंक यू।